नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में इंटेलेक्ट डिज़ाइन इस कंपनी का जो पूरा बिजनेस है उसका एनालिसिस करने वाले हैं और साथ ही में कंपनी के फंडामेंटल और फाइनेंशियल के बारे में भी आज के वीडियो में हम पूरी डिटेल्स देखेंगे ताकि हमें ये पता चल सके कि ये कंपनी अपने बिजनेस में कैसे नंबर डिलीवर कर रही है और हमें इस कंपनी में कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो सबसे पहले कंपनी का बिजनेस देखेंगे तो इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरेना ये कंपनी ग्लोबली फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के फील्ड्स में काम करती है, जिसमें कंपनी बैंकिंग, इंश्योरेंस और अदर उससे रिलेटेड जो फाइनेंशियल है वो सर्विस अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है। और साथ ही में कंपनी के पास बहुत ही कम्प्रहेंसिव पोर्टफोलियो ग्लोबल कंज्यूमर बैंकिंग, सेंट्रल बैंकिंग, रिस्क और ट्रेजरी मैनेजमेंट, साथ ही में ग्लोबल ट्रांजैक्शन बैंकिंग और उसके साथ ही में इंश्योरेंस से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है वो कंपनी के पास है। और उसके साथ ही में ये कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो बिज़नेस है उसमें भी हमें काम करते हुए देखने को मिली है। और ये सब देखने से पता चलता है कि इंटेलेक्ट डिज़ाइन ये कंपनी फाइनेंशियल और बैंकिंग सेक्टर के लिए जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है वो हमें प्रोवाइड करते हुए देखने को मिली। तो एक आईटी सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी है जो कि एक अच्छा बिजनेस माना जाता है। और इसके बाद कंपनी का अगर हम ग्लोबली प्रेजेंस देखेंगे तो कंपनी का करंटली हेडक्वार्टर्स चेन्नई लोकेशन में है। और कंपनी ग्लोबली अगर हम प्रेजेंस देखेंगे जिसमें हमें इंडिया में कंपनी की मुंबई, गुरुग्राम और हैदराबाद में ऑफिस देखने को मिले। इसके साथ ही में कंपनी के और ऑफिस एशिया पैसिफिक, यूरोप, मिडल ईस्ट एशिया और साथ ही में अफ्रीका लोकेशन पर है। और इन सब में कंपनी के पास लगभग 4000 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। और इसमें कंपनी के पास 260 प्लस कस्टमर्स 97 कंट्रीज़ में हमें देखने को मिले। तो ग्लोबली बहुत ही अच्छा प्रेजेंस इस कंपनी का है जो कि कंपनी के बिज़नेस के लिए एक बहुत ही अच्छा साइन है। और इस बिज़नेस में अगर हम कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे तो कंपनी लगभग 100% का जो रेवेन्यू है वो अपने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के जो लाइसेंस है और उससे रिलेटेड जो सर्विस है वो अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर दिए और उससे कंपनी को ये सब रेवेन्यू आता है। तो इस कंपनी का जो बिज़नेस है वो हमें आईटी सेगमेंट से रिलेटेड देखने को मिला जो कि एक अच्छा बिज़नेस माना जाता है। इसमें कंपनी के पास 260 प्लस कस्टमर्स है और इसमें कंपनी लगभग 97 कंट्रीज़ में काम करती है। तो ओवरऑल कंपनी का जो बिज़नेस सेगमेंट है वो हमें बहुत ही अच्छा देखने को मिला है। लेकिन इस बिज़नेस के जो परफॉर्मेंस है वो कंपनी अपने नंबर्स में यहाँ पर डिलीवर कर पा रही या फिर नहीं, उसके लिए हमें कंपनी के फंडामेंटल और फाइनेंशियल देखने पड़ेंगे। और उसके लिए हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कंपनी की बैलेंस शीट, नेट कैश फ्लो, डेप्टर डेज और इन्वेंट्री डेज, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। और ये सब देखने के बाद ही हमें पता चलेगा कि कंपनी अपने बिज़नेस में कैसे नंबर डिलीवर कर रही है और हमें इस कंपनी में कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट की इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो सही समय पर मिल सके। तो सबसे पहले हम कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो 7000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। तो एक मिड कैप क्वालिटी की कंपनी है। तो इसी वजह से मतलब स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनियां जो होती हैं उनमें जो कंपनी का शेयर है और कंपनी का परफॉर्मेंस है वो हमें बहुत ही वोलेटाइल और ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिलता है। तो इसी वजह से इस कंपनी में हमें कंपनी के परफॉर्मेंस है वो भी बहुत ही वोलेटाइल यहाँ पर होते हुए देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद कंपनी का स्टॉक का पी रेशियो देखेंगे तो 28.8 है। तो कंपनी एक ठीक ठाक वैल्यूएशन पर अभी ट्रेड कर रही है। इसके बाद कंपनी का आरओसी देखेंगे तो 18.7 है और कंपनी का आरओई 13.8 है। तो इन दोनों के जो नंबर्स है वो भी हमें अच्छे देखने को मिले। और इसके बाद हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे इसमें हम पिछले 6 सालों का कंपनी का मैक्सिमम सेगमेंट का डाटा देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स देखेंगे। तो मार्च 18 में कंपनी का सेल्स 1000 करोड़ का था जो कि इसके अगले साल बढ़कर 1400 करोड़ का हुआ। इसके अगले साल थोड़ा सा कम होकर 1300 करोड़ का हुआ। लेकिन इसके बाद कंपनी का सेल्स फिर से बढ़कर 1400 करोड़, इसके अगले साल मार्च 22 में ये बढ़कर 1800 करोड़ और मार्च 23 में ये बढ़कर फिर से 2200 करोड़ का हुआ है। तो मार्च 18 में कंपनी का सेल जो 1000 करोड़ का था वो लगभग हमें डबल से भी ज़्यादा का होकर मार्च 23 में 2200 करोड़ का देखने को मिला है। तो ये कंपनी अपने सेल्स में एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रही है। और इस सेल्स के कंपैरेटिवली अगर हम कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम कंपनी ने सेल्स एक्सपेंस के कंपैरेटिवली ज़्यादा किए। और यही रीज़न है कि इस वजह से कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो मार्च 18 से लेकर मार्च 23 तक कंसिस्टेंट पॉजिटिव में कंपनी ने जनरेट किया है। और मार्च 18 में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 75 करोड़ का था। इसके बाद जैसे हमने देखा था कि कंपनी मिड कैप सेगमेंट में काम करती है, इस रीज़न की वजह से कभी कभी कंपनी का परफॉर्मेंस है वो हमें
डाउन भी होते हुए देखने को मिलता है, लेकिन इसके बाद फिर से कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसमें हमें ग्रोथ भी देखने को मिलती है, जैसा कि हमें इस कंपनी में मार्च 21, मार्च 22 और मार्च 23 में देखने को मिला है। तो इन 3 सालों में फिर से कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में एक बहुत ही अच्छी रिकवरी की है और मार्च 23 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 435 करोड़ का जनरेट किया है। और उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के नंबर्स पहले 3 साल अगर हम देखेंगे तो बहुत ही कम थे, लेकिन पिछले 3 सालों में 20% के ऊपर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो कंपनी ने जनरेट किया है। तो इसमें भी कंपनी ने एक बहुत ही अच्छी रिकवरी की है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इन दोनों के नंबर से वो कंपनी ने पिछले 3 सालों में अच्छे रिकवर किए, लेकिन अभी भी कंपनी का जो थोड़ा सा नंबर से वो ऊपर नीचे हो रहे, उसके ऊपर भी हमें फोकस देना पड़ेगा। और उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 18 में 57 करोड़ का था, जो कि इसके अगले साल ये बढ़कर 131 करोड़ का हुआ। इसके अगले साल फिर से ड्रॉप होकर 18 करोड़, इसके अगले साल फिर से बढ़कर 265 करोड़, इसके अगले साल ये फिर से बढ़कर 350 करोड़ और इसके बाद नेट प्रॉफिट कंपनी का अगले साल फिर से कम होकर 269 करोड़। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो पिछले 6 सालों में कंसिस्टेंट पॉजिटिव में, लेकिन इसके जो नंबर्स हैं वो हमें बहुत ही ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिले। और साथ ही में कंपनी का अर्निंग पर शेयर के नंबर्स भी देखेंगे तो ये भी बहुत ही ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो कंपनी कंसिस्टेंट पिछले 6 सालों में प्रॉफिटेबल है, लेकिन इसके जो नंबर्स है वो कंसिस्टेंट बहुत ही ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो मिड कैप क्वालिटी में कोई भी कंपनी का अगर काम करती है तो कंपनी को बहुत ही अच्छा कंपटीशन होता है और इसी वजह से कंपनी को कंसिस्टेंट अपने जो एक्सपेंस है वो अपने ग्रोथ पर यहाँ पर स्पेंड करने पड़ते हैं, जिस रीज़न की वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो और बाकी के सेगमेंट के नंबर से वो बहुत ही ऊपर नीचे होते हैं। तो इसी वजह से मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियाँ होते हैं उनमें जो कंपनियों के नंबर से वो बहुत ही ऊपर नीचे हमें वोलेटाइल होते हुए देखने को मिलते हैं। और इसी रीज़न की वजह से हम इन कंपनियों में किसी भी प्राइस पर या फिर हाई प्राइस पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इन कंपनियों में हमें मतलब स्मॉल कैप और मिड कैप की जो कंपनियां होती है उनमें एक अच्छे करेक्शन में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, तभी हमें इन कंपनियों में अच्छे रिटर्न मिलते हैं। और उसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी के सबसे पहले हम रिजर्व देखेंगे जो कि मार्च 18 में 739 करोड़ के थे, जो कि मार्च 23 में ये बढ़कर लगभग 2000 करोड़ के हुए। तो लगभग 3 टाइम्स की जो ग्रोथ है वो पिछले 6 सालों में कंपनी ने अपने रिजर्व में की है। और उसके कंपैरेटिवली कंपनी का बोरेंग्स देखेंगे जो कि मार्च 18 में 159 करोड़ का था, वो अभी हमें सिर्फ 27 करोड़ का इस मार्च 23 में देखने को मिला है। तो कंपनी ने अपने ऊपर का जो बोरेंग्स है वो कंसिस्टेंट बहुत ही कम किया है और इसी रीज़न की वजह से कंपनी अभी हमें लगभग डेट फ्री के आसपास देखने को मिली है। तो ये कंपनी का जो रिजर्व है वो कंसिस्टेंट गेन हो रहा है और उसके कंपैरेटिवली कंपनी अपने ऊपर का बोरिंग से वो कंसिस्टेंट कम कर रही है और इस रीज़न की वजह से कंपनी अभी लगभग हमें डेट फ्री होते हुए देखने को मिली। तो एक कंपनी के पास बहुत ही अच्छे रिजर्व है और कंपनी उसके कंपैरेटिवली बिल्कुल डेट फ्री है, जो कि कंपनी के बैलेंस शीट को बहुत ही स्ट्रांग बना रहा है। और जिस तरह कंपनी का बोरेंग्स कंसिस्टेंट कम हो रहा है उस रीज़न की वजह से कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो भी हमें कम होते हुए देखने को मिला है। और इसी रीज़न की वजह से कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है उसमें नंबर से वो भी हमें इम्प्रूव होते हुए देखने को मिले। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो कंपनी के बिज़नेस के नज़र से अभी हमें बहुत ही स्ट्रांग देखने को मिली है। और इसके बाद हम कंपनी का कैश फ्लोज देखेंगे जो कि मार्च 18 में कंपनी का 38 करोड़ के प्लस में था, इसके अगले साल ये 14 करोड़ के प्लस में रहा, इसके अगले साल 24 करोड़ का, इसके अगले साल 45 करोड़ का। इसके बाद मार्च 22 में कंपनी के नंबर से वो हमें गिरते हुए देखने को मिले और सिर्फ 1 करोड़ का नेट कैश फ्लो हमें देखने को मिला। और उसके बाद मार्च 22 में कंपनी का नेट कैश फ्लो फिर से गिरकर हमें -53 करोड़ का देखने को मिला है। तो कंपनी का पिछले 6 सालों में देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम कंपनी का नेट कैश फ्लो है वो पॉजिटिव में है, लेकिन मार्च 22 और मार्च 23 में कंपनी के ये जो नंबर्स थोड़े से ड्रॉप हुए वो कंपनी को फिर से रिकवर करना पड़ेगा और उसके लिए कंपनी को अपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के जो नंबर्स कंसिस्टेंट लॉस में जा रहे वो यहाँ पर प्लस में जनरेट करने पड़ेंगे। और उसके बाद कंपनी के डेब्टर डेज देखेंगे तो मार्च 23 में 868 है, जो कि मार्च 18 से लेकर मार्च 23 तक देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम कंपनी के जो डेब्टर डेज है वो हमें 100 डेज़ के नीचे यहाँ पर देखने को मिले। तो कंपनी को अपने डेब्टर से पेमेंट लेने में पिछले 6 सालों में देखेंगे तो 100 डेज से कम लग रहा है, जो कि एक अच्छा साइन है। लेकिन मार्च 23 में कंपनी के जो डेब्टर डेज थोड़े से बढ़े वो कंपनी को फिर से कम करने पड़ेंगे। तो डेब्टर डेज में कंपनी एक डिसेंट परफॉर्मेंस कर रही है। और उसके बाद कंपनी का अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो कंपनी के प्रमोटर के पास 30% की हिस्सेदारी है और उसके कंपैरेटिवली अगर हम कंपनी में एफआईएस की इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो 22% की है।
डीएस की इन्वेस्टमेंट 4.45% की और पब्लिक की इस कंपनी में 42% की हिस्सेदारी। तो एफआईज, डीएस और पब्लिक इस कंपनी में इसीलिए हमें इंटरेस्टेड देखने को मिले। सबसे पहले ये कंपनी आईटी सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी है और इसके साथ ही में कंपनी स्मॉल कैप और मिड कैप सेगमेंट में काम करती है और इनमें जो ग्रोथ होती है रिटर्न की वो बहुत ही अच्छी होती है और इसी वजह से हमें एफआईज, डीएस और पब्लिक की इन्वेस्टमेंट है वो इस कंपनी में ज़्यादा देखने को मिली। साथ ही में कंपनी की बैलेंस शीट भी स्ट्रांग है, जिसमें कंपनी के पास जो रिजर्व है वो कंसिस्टेंट गेन हो रहे हैं और कंपनी के जो बोरिंग्स है वो कंपनी कंसिस्टेंट कम कर रही है, जिस रीज़न की वजह से कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रांग हुई है। साथ ही में कंपनी का अगर हम बाकी का सेगमेंट का परफॉर्मेंस देखेंगे तो कैश फ्लो मैक्सिमम टाइम अभी भी प्लस में, कंपनी के जो डेप्टर डेज है वो भी कम है और साथ ही में कंपनी के अगर हम सेल्स की ग्रोथ देखेंगे तो कंपनी अपने बिजनेस में पिछले 6 सालों से कंसिस्टेंट बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रही है। तो ओवरऑल कंपनी का बिजनेस सेगमेंट अच्छा है, कंपनी के फंडामेंटल भी अच्छे हैं। तो और साथ ही में कंपनी में जो स्मॉल कैप में हमें देखने को मिली, इस रीज़न की वजह से कंपनी की जो ग्रोथ है वो भी आने वाले समय में बहुत ही अच्छे से हो सकती है। लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनी में एक रिस्क होता है कि इनकी जो वॉलेटिलिटी होती है और कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ऊपर नीचे होता है और इसी रिस्क को ध्यान में रखकर अगर हम इस कंपनी में हर अच्छे करेक्शन में कंपनी की ग्रोथ अगर ऐसी रहती है तो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आने वाले समय में हमें ये कंपनी आईटी सेगमेंट में एक लार्ज कैप कंपनी अच्छे से बनते हुए देखने को मिल सकती है और कंपनी अपने शेयर होल्डर को बहुत ही अच्छे रिटर्न कंसिस्टेंट देते हुए देखने को मिल सकती है। तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी के फंडामेंटल भी स्टेबल और अच्छे हैं और इसी रीज़न की वजह से हम इस कंपनी में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन कंपनी में हमें करेक्शन में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तभी यह कंपनी हमें आने वाले कुछ साल में बहुत ही अच्छा रिटर्न देते हुए देखने को मिलेगी। तो हर करेक्शन में अगर हम इस कंपनी में 5000 रुपीज़ के आसपास इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंपनी की ग्रोथ है वो कंसिस्टेंट ऐसी रहनी चाहिए, तभी हम कंसिस्टेंट इस कंपनी में 5000 रुपीज़ की जो इन्वेस्टमेंट है वो करेक्शन में करेंगे, ना कि सिर्फ कंपनी में आईटी सेक्टर में काम करती इसी वजह से हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो ये सब स्ट्रैटेजी हम इस कंपनी में लेकर चलेंगे तो आने वाले समय में हमें इस कंपनी में बहुत ही अच्छा बेनिफिट होगा। तो आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।